चलिए, गणित पेडागॉजी के रूप में हम लोग आज गणित की प्रकृति को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि गणित पेडागॉजी आपको पूरे गणित में सहायक शिक्षक में 15 नंबर के गणित और 15 नंबर के गणित के पेडागॉजी आने हैं। तो आपने गणित को बहुत सारे गणित को बना के देखा भी है और हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम समय हमारे पास उपलब्ध है तो उस समय का उपयोग हम लोग गणित पेडागॉजी के रूप में कंप्लीट करके कर सकते हैं। गणित पेडागॉजी और पर्यावरण पेडागॉजी को हम लोग ऐसे ही वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। गणित पेडागॉजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि उसमें टॉपिक ही है गणित की प्रकृति या गणित को समझना। गणित क्या है, गणित का नेचर क्या है, गणित का आदत क्या है। प्रकृति का मतलब उसकी आदत और नेचर को लेकर के समझा जाता है। तो एक गणित को लेकर के मानसिकता ये बना लीजिए कि एक हम लोग विषय के रूप में इसको समझ रहे हैं। गणित एक विषय है, ठीक। गणित एक विषय है, साथ साथ हम लोग ने देखा है विज्ञान को भी एक विषय माना जाता है, संस्कृत भी एक विषय है, हिंदी भी एक विषय है। तो इस विषय के कुछ न कुछ गुण, कुछ न कुछ नेचर होते हैं जो अपने इस गुण और प्रकृति के कारण से अपनी एक अलग विशेषता रखते हैं। तो इन्हीं गणित के प्रकृति और गणित के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, इसको लेकर के पेडागॉजिकल प्रश्न बनते हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको आप लोगों को समझना है कि गणित की प्रकृति क्या होती है। पहचान तो आ रही होगा सबको। शुरुआत करते हैं। गणित के बारे में हम लोग अवधारणा ले लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, गणित को लेकर के कॉन्सेप्ट क्या है। गणित शब्द का अंग्रेजी मूल मैथमेटिक्स होता है। आपको सभी को पता है कि गणित को मैथमेटिक्स कहा जाता है, लेकिन अगर इसके पहले की बात करें कि गणित का शब्द आया कहाँ से होगा, ये मैथमेटिक्स कहाँ से आया है, तो इस गणित की उत्पत्ति कहा जाता है ग्रीक शब्द मैथमा से। मैथमा मैथमेटिक्स का ही एक शब्द का हिस्सा होता है और इसका भी एक शब्द का अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है विज्ञान। देखिए, गणित का अर्थ अब विज्ञान हो गया। यहाँ पर विज्ञान का अर्थ किस भाषा के संदर्भ में है? ग्रीक भाषा। एक कभी कभी गणित को लेकर के फिर से इसकी अवधारणा निकाली जाती है। हम लोग गणित को अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स के रूप में इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग समझें गणित को हमारे संस्कृत भाषा से लेकर, तो गणित शब्द किससे बना हुआ है? गणना से। और गणना का मतलब होता है किसी संख्या या किसी चीज की गिनती करना। हिंदी या संस्कृत भाषा या भारतीय उत्पत्ति के हिसाब से गणित शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? गणना शब्द से, जिसका मतलब होता है संख्याओं की गिनती करना। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स के हिसाब से इनका अर्थ होता है विज्ञान। और विज्ञान का मतलब अब उस विज्ञान को ना समझे जो साइंस है। ये इस विज्ञान की बात करता है कि कुछ नियमों पर, कुछ सिद्धांतों पर, कुछ तर्कों पर, कुछ संकल्पनाओं पर आधारित वो चीजें होती हैं जिसको हम लोग मूल रूप से विज्ञान कहते हैं। तो गणित भी उसी अवधारणा को लेकर के काम करता है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ फिर से समझे, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। किस हिसाब से? भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखें तो इसमें गणनाओं की प्रधानता हो, जिसपे हम लोग किसी चीज की गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसको हम लोग गणित कहते हैं। इस तरह से गणित का संबंध में दी गई मान्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित के अंतर्गत किस चीज की गिनती है, किस चीज की गणना? तो किसी अंकों की गणना, अंकों के माध्यम से, है ना, अक्षरों के माध्यम से, किसी चिन्ह के माध्यम से, इन सभी संकेतों के माध्यम से हम क्या करते हैं? किसी भी परिमाण को, किसी की दिशा का ज्ञान को, किसी परिमाण या मात्रा का, किसी स्थान का हम लोग क्या करते हैं? बोध करते हैं, ज्ञान करते हैं। तो गणित को दूसरे रूप में समझे तो गणित का एक संक्षिप्त अर्थ ये होता है कि हम जब किसी अंक संख्या को गिनने की बात आती है तो हम किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं और गणना कर सकते हैं। जैसे अभी बच्चों को एक धन एक धन एक इस प्रकार से जोड़ना हमको अगर सिखाना हो तो हम निश्चित रूप से एक दो लिख कर संख्या का ज्ञान नहीं सिखाएंगे, बल्कि कुछ ऐसे संकेतों का और ऐसे संकेत चिन्ह के साथ चिन्हों का उपयोग करेंगे। जैसे एक डब्बा, दो डब्बा, तो ये हो गया कितना डब्बा? दोनों को एक साथ डब्बे को लिख दो तो कितना डब्बा हो गया? एक और एक, दो डब्बा। तो ये क्या है? ना ही इसमें किसी भी प्रकार का अंक है, ना ही किसी भी प्रकार का इसमें संख्या है। एक चिन्ह के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं।
आदिम जमाने में जब संख्या का आविष्कार नहीं हुआ रहा था, उस समय जब गणना की जाती थी तो संकेतों और अक्षर या चिन्हों का ही सहारा लिया जाता था। गणित विषय का आरंभ गिनती से ही हुआ है और इसका संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी मदद से गणित के अन्य शाखाओं को विकसित किया जाता है। तो जब हम लोग पूरे चीज़ों को गिनने या गिनती की बात आएगी तो संख्या पद्धति, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं, और उसी नंबर सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा भी है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस चीज को लेकर के क्या कहता है कि ये आगे हमको पूरे गणित को बनाने में मदद करती है। अगर आगे समझे डेफिनेशन को लेकर के, परिभाषा को लेकर के, तो परिभाषा आप लोग को दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा अलग अलग लोगों ने गणित को परिभाषा दी है। मार्शल एच स्टोन कहते हैं गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। देखिए गणित में दो चीजें आएंगी, अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक मूर्त चीजें और एक अमूर्त चीजें। तो गणित के नेचर को लेकर आप लोग एकदम आश्वस्त रहिए कि गणित अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा मतलब जब हम लोग गणित बनाते रहते हैं तो हम अपनी कल्पनाओं को लेकर के अमूर्त चिंतन करते हैं, उसके बाद ही समस्या का समाधान हम लोग करते हैं। तो अमूर्त व्यवस्था और अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी होती है और इसी को हम लोग किस रूप में परिभाषित करते हैं? मूर्त रूप से। जब सोचते हैं उसके बाद जब लिखते हैं तो वो किस रूप में आ जाती है? मूर्त रूप में। जैसे 4 धन 3, ये चीजें मूर्त रूप में है, लेकिन जब इसको हम लोग गणित के रूप में परिणित करते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो कैलकुलेशन है, संकल्पना है, 7 के रूप में पहले हमारे मस्तिष्क में अमूर्त रूप से आती है और इसी अमूर्त तत्वों को हम लोग लिख करके मूर्त रूप प्रदान करते हैं। तो मार्शल स्टोन का मानना था कि हम पहले अमूर्त चिंतन करते हैं, उसके बाद ही उसको मूर्त रूप प्रदान करते हैं। ये चीजें आपको आएंगी। गणित सिखाने के समय में बच्चों को किस प्रकार का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, तो ध्यान रखेंगे सिखाने वाली बात जब बात आएगी तो बच्चों को मूर्त चीजों को दिखा करके उनको अमूर्त संकल्पना की ओर ले जाना है। ये कहता है गणित सिखाने के सिद्धांत, मूर्त चीजों से शुरुआत करके अमूर्त चीजों का ले जाना, ये गणित सीखने सिखाने का सिद्धांत होगा। लेकिन ये परिभाषा कहती है गणित की कि ये चिंतन जो है, यह व्यवस्था जो है अमूर्त रूप की व्यवस्था है। बर्टन रसेल कहते हैं, बर्नार्ड रसल है वो, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तथा यह भी नहीं जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। ये इस विषय को लेकर के क्या कहते हैं, जब हम लोग बनाते रहते हैं तो सत्यता का जांच हम नहीं कर पाते। जब गणित पूर्ण रूप से बन जाता है तभी हम उसकी सत्यता का जांच कर पाते हैं और ये देख पाते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही हुआ या नहीं। और एक गैलीलियो है, इनका मानना था जिसमें परमेश्वर संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है वो गणित। इसको आध्यात्मिक रूप से लेते हैं और इसका परिभाषा एक आध्यात्मिक रूप से देते हैं। और ये जो हमारे लिए पेडागोजिकल के रूप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लॉग की परिभाषा, इनका मानना था गणित ऐसा हमारे लिए पाथ का या रास्ते का या मार्ग का काम करती है जिससे बच्चों के मन और मस्तिष्क में क्या होती है, तर्क करने की आदत स्थापित होती जाती है। तो ये परिभाषा हमारे शिक्षा, गणित शिक्षण पेडागोजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है कि ये किस प्रकार की आदतों को काम करता है, मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को डालता है। जितने ज्यादा बच्चों को गणितीय संक्रिया हम लोग देते जाएंगे उतना वो उसके बारे में सोचता समझता जाएगा। अब इन परिभाषाओं को लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट फिर दिमाग में आते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट जब आते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे चीजें फिर चलती हैं कि गणित क्या है। तो गणित क्या है इसके संदर्भ में ये आपको किसी ना किसी रूप में एग्जाम में लाइन टू लाइन दिखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का ही हिस्सा है। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए गणित क्या है, जितनी परिभाषाएं समझ रहे हैं, कोई कहता है चिंतन है, कोई कहता है एक सीखने की क्षमता है। तो इसको लेकर के पहला पॉइंट है गणित स्थान व संख्याओं का विज्ञान है। जब गणित बनाते रहते हैं तो किसी संख्या को हम लोग किसी नियम, किसी तर्क, किसी सिद्धांत पर हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। इसके वजह से ये किसका रूप है? विज्ञान का। ग्रीक भाषा में ही गणित का मतलब विज्ञान है, ठीक। लेकिन किसका विज्ञान? निश्चित रूप से गणित किसी भी चीज के कैलकुलेशन का साइंस है, गणना करने का विज्ञान है। एक ऐसा साइंटिफिक चीज है जो प्रमाणित है। खासकर विज्ञान का एक सिद्धांत कहता है कि बिना प्रमाणीकरण या बिना सत्यता की जांच किए हम लोग गणित को नहीं बता सकते। तो गणित जितने भी गणना करता है उसका विज्ञान है।
इसके अंतर्गत गणित क्या है भाई? गणित क्या होता है? किसी के माप तोल करने का, किसी मात्रा निकालने का या किसी की दिशा बताने का एक क्या है? विज्ञान है। उसके साथ साथ गणित जो है विज्ञान को एक सीक्वेंस में रखने का, अभी हम लोग पढ़ेंगे सोपान क्रम। सोपान क्रम गणित में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। उसको क्रमबद्ध करने, संगठित करने और यथार्थ मतलब वास्तविकता या सत्यता की एक शाखा होती है। बिना क्रमबद्धता के हम लोग गणित को नहीं समझ सकते हैं। उसके साथ साथ मात्रात्मक और तथ्यों का संबंध, यहाँ पर मात्रा और तथ्य का मतलब है जितने भी फैक्ट होते हैं, यहाँ पर फैक्ट काम करता है गणित में। और ये जो एग्जाम में आ चुका है, गणित का प्रकृति क्या है? तो गणित एक प्रकार का विज्ञान का एक अमूर्त स्वरूप है। किसका स्वरूप है? अमूर्त स्वरूप है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क के तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये निश्चित रूप से हम जितना हम लोग गणित बनाएंगे उतना हमारा लॉजिकल पावर बढ़ता जाएगा, तर्क करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। उसके साथ साथ ये ध्यान रखेंगे, जब भी गणित की वास्तविकता की बात आएगी, गणित को किस रूप से हम लोगों को पढ़ना समझना है? ये आगमन और प्रायोगिक विज्ञान है। आगमन विधि, निगमन विधि कहा जाता है, लेकिन इसको जब भी सकारात्मक दृष्टिकोण से समझे तो गणित बच्चों के लिए हो या किसी व्यक्ति के लिए हो, ये आगमन मतलब सरल से कठिन जाना, उसके साथ साथ मूर्त से अमूर्त जाना, ये चीजें किस रूप में आती हैं? आगमनात्मक रूप में। और ये भी है, बिना निष्कर्ष निकाले हम गणित को सॉल्व नहीं कर सकते। तो गणित को बनाने के लिए या हल करने के लिए हमको एक निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी होता है। ये जो 10 पॉइंट हैं आपको दिख रहे होंगे, 10 पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये गणित का प्रकृति नहीं है, ये गणित क्या है इसको लेकर के, गणित का नेचर, उसके गुण और व्यवहार को दिखाते हैं। कुछ रखा है क्या? आगे हम लोग देखें गणित की प्रकृति। अब प्रकृति का मतलब वही जो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, गणित क्या नेचर क्या है, किस प्रकार से गणित काम करता है। तो सबसे पहले समझिए गणित में कौन कौन सी चीजों से आप नॉलेज ले सकते हो, हमारा वो गणित का नेचर किस क्षेत्र पे काम करता है। देखिए, किसी संख्या को, संख्या का मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग हम लोग करते हैं, तो उसमें अंक और संख्या आती है 1 2 3 4। ये संख्या, संख्या का हमको मान निकालना हो तो हम गणित का उपयोग करते हैं इसके प्राप्ति के लिए। किसी स्थान, स्थान निकालने के लिए एक 10 किलोमीटर जाना है तो हमको बता दिया गया है 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो ये क्या है? ये गणित ही हमको एक सहारा प्रदान कर सकता है, इसका ज्ञान प्रदान कर सकता है। दिशाओं के बारे में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की दिशाओं के बारे में जानना हो तो इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व पश्चिम, और जो भी चीजें हम नापते मापते तोलते हैं, इन सब की प्राप्ति हमको किससे होगी? मैथ से होती है, गणित की से होती है। दूसरा इसका अभिप्राय है, गणित की अपनी भाषा होती है। जिस प्रकार से सभी विषयों की अपनी भाषा और व्यवहार होता है, उसी प्रकार से गणित भी अपनी एक भाषा को लेकर के जाना जाता है। जैसे गणित में क्या क्या आता है? धन करना, ऋण करना, गुणा करना, भाग करना, प्रथम पद, द्वितीय पद, पक्षांतर, तिर्यक गुणा, है ना, सूत्र, नियम, सिद्धांत, जो भी संकेतें होते हैं वो चीजें किस रूप में आती हैं? ये गणित की स्पेशली, ये चीजें किसी अन्य विषयों में नहीं होती है। गणित की खुद की अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज है, और यही लैंग्वेज हमको एक विशेष तरह के गणित को बताने में मदद करती है। जब गणित को हम सीखते रहते हैं तो हम अपने इंद्रियों का सहारा लेते हैं, और इंद्रियों के माध्यम से ही हमको गणित का ज्ञान हो जाता है। तो गणित का नेचर इस रूप में भी दिखाता है। आप जब गणित सीखना चाहो तो गणित सीखते दौरान उस अपने इंद्रियों के माध्यम से गणित ले सकते हो। और इंद्रियों का मतलब है कि हम अपने आंख से, नाक से, कान से, जो भी इंद्रियां हमको महसूस करा सकती है गणितीय संक्रियाओं को, उससे हम लोग गणित को आसानी से समझ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिसमें उस पर विश्वास किया जा सकता है। जैसे स्वयं सिद्ध वाली बात आप लोग समझ रहे होंगे। स्वयं सिद्ध का मतलब है, या निश्चित होता है का मतलब है, अगर 17 को 3 से जोड़ना है ये बता दिया जाए आपसे, तो
निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को अगर गणित का नॉलेज होगा तो उसको जोड़ करके इसका मान 20 ही लाएगा। ठीक, और 20 लाने के बाद कोई बोलता है कि ये उत्तर गलत है, तो वो उत्तर बताने वाला गलत साबित हो सकता है, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है और ये निश्चित है कि 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा। तो इनका जो ज्ञान का आधार है वो निश्चित होता है। एक बार आप जान गए तो आपको आसानी से समझ सकते हो और इस पर विश्वास भी करेंगे आप। अगर 17 और 3 को किसी व्यक्ति से पूछे या पूरे दुनिया के किसी लोग से पूछे तो सबका उत्तर 20 ही होगा। तो उसके बाद आप अगर विश्वास नहीं करते, कैसा हो सकता है 17 3 20? ऐसा नहीं होता। पहले के समय में जब गणित अपने विकासात्मक चरण पे था तो बहुत सारे चैलेंजेस आते गए थे। चैलेंजेस का मतलब है कि 1 और 2 को जोड़ने पर तो 3 होता है, लेकिन कुछ लोगों ने 2 और 1 को जोड़ दिया, तब भी मान 3 बताया किसी गणितज्ञ ने। तो इस पर विरोध होना शुरू हो गया शुरुआत में। तो बाद में इस पर निष्कर्ष निकालते गए, विश्लेषण करते गए, तो ये चीज शुरू हुई। किसी जगह पर भी हम मान रखें, मान का इनका उत्तर एक ही आएगा जो संख्यात्मक रूप से निश्चित है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो वही बात है कि उसका जो ज्ञान कैसा होगा, यथार्थ होगा। कोई भी ज्ञान गणित का क्रमबद्ध रूप से समझा जाता है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत स्पष्ट रूप से इसका गणित का मान आता है, जिसमें एक बार अगर आप उसको सीख गए। गणित का नेचर ऐसा होता है कि गणित को जब आप एक बार सीख जाते हो तो उसको बार बार कॉन्सेप्ट लाने की आवश्यकता नहीं होती। अन्य विषयों पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार नियम को सीख गए तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। फिर से अमूर्त प्रत्यय को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे फिर से मैंने वही कहा कि हम लोग अगर 6 का गुणा 7 से करें तो इन दोनों को हम लोग जब संक्रिया कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट बनता है कि इसका गुणा होने पर एक अमूर्त चीज 42 आपके माइंड में पहले घूमेगा, 42। उसके बाद इसको आप किस रूप में लेते हैं, एक मूर्त रूप में। तो इस दौरान आपके मस्तिष्क में जो चली संक्रिया, ये किस रूप में है, अमूर्त प्रत्यय के रूप में चलती है। उसको बाद में आप मूर्त रूप में व्याख्या करते हैं। तो ये चीज बार बार ये पूछा जा रहा है, अमूर्त और मूर्त कौन पहले आएगा? तो अवधारणा गणित की अमूर्त है, कॉन्सेप्चुअल जो इसकी अवधारणा है अमूर्त है, इसका नेचर अमूर्त है। उसके साथ साथ गणित के बारे में, अन्य प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि ये जो है गणित किस रूप में काम करता है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय और स्थान पर की जा सकती है। वही बार वही उदाहरण आ रहा है कि जब हम लोग गणित बना लेते हैं, अब अगर जब पहली कक्षा का गणित बना रहे हो तो 6 और 4 बता दिए 10। अब दूसरी कक्षा में चले गए, फिर से संक्रिया आ रही है 6 और 4, तो क्या दूसरी कक्षा में जाने पर यह अवधारणा बदल जाएगी? नहीं। तो इसके नियम या सिद्धांत या तरीके, सूत्र ये कभी भी नहीं बदलते और हमेशा सत्य और यथार्थ होते हैं, और इसकी सत्यता की जांच भी की जा सकती है। एक क्वेश्चन आता था पहले, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए और उसकी सत्यता की भी जांच कीजिए। जैसे सत्यता की जांच कैसे करें? एक भाग को हम लोग सत्यता की जांच के रूप में लेते हैं। अगर आपको इसको भाग देना हो, भाग दीजिए 8 को 4 से और सत्यता की जांच कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, और ये पूर्ण रूप से कट चुका है। सत्यता की जांच करने के लिए जो भाजक होते हैं और जो भागफल होते हैं, उनके गुणा को हम लोग जब भाज्य के रूप में ले आए तो उसकी सत्यता की जांच हो जाती है। मतलब 4 और 2 का इनका गुणा कर दे तो 8 फिर से आ जाए, इसका मतलब यह है कि आप भाग स्पष्ट रूप से और सही रूप से दिए हो। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं, किसी भी चीजों की सत्यता की जांच कहलाती है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान और सूचना स्पष्ट होते हैं। बार बार यही चीजें आ रही है, उत्तर निश्चित होंगे, स्पष्ट होंगे। आपको कम से कम 8 से 10 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट की स्पष्ट होता है, निश्चित होता है, सत्य होता है, यथार्थ होता है, अमूर्त होता है, सत्यता की जांच की जा सकती है, वस्तु और अंक का पारस्परिक संबंध होता है और उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें होती हैं।
तो जब नियम और सूत्र सिद्धांत जब सही होते हैं तो इसमें निश्चित रूप से किसी भी प्रकार के संदेह की संभावना नहीं होती। गणित पढ़ाते समय हम लोग, गणित की प्रकृति कहती है जब गणित पढ़ाते हैं तो केवल एक ही विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, उसके कुछ नियम भी हो सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से गणित के आगमन और निगमन विधि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और आगमन विधि कहता है कि हम गणितों को सरल तरीके से शुरुआत करें और कठिन स्तर तक ले जाएं, उदाहरण समझाते जाएं और हम संक्रिया पर ले जाएं, उसके साथ साथ मूर्त चीजों को दिखाया जाए और अमूर्तता की ओर ले जाए, ये आगमन कहता है। और जस्ट निगमन कहता है इसके विपरीत, नियम को पहले बता दो फिर एग्जाम्पल देते रहो। ठीक, तो गणित में बालकों का आत्मविश्वास बढ़ता है और ये स्पष्ट और निश्चित होता है। बहुत सारे नेचर गणित के आप लोगों को बता दिया जा रहा है ताकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ भी अगर प्रकृति आती है तो आपको बता सकें आप। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना का विकास होता है। जब बच्चे गणित बनाते रहते हैं और उनका गणित सही होता है तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अगर 2 प्रश्न सही हो गया तो निश्चित रूप से तीसरा प्रश्न बनाने का प्रयास करता है, और इस दृष्टिकोण से उनके अंदर एक सोच पैदा होती है, साइंटिफिक सोच, कि अगर मैं इसको बना लिया 6 + 4 + 6 को बना लिया, अगर मेरे सामने इस प्रकार से भी आ जाता है तो मैं इसको बना सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट या दृष्टिकोण बच्चों में साइंटिफिक जो सोच है वो विकसित होता है कि हम अगर ये चीज कर सकते हैं तो बड़ी चीजें भी कर सकते हैं। गणित के सबसे महत्वपूर्ण नेचर में ये होता है, जब गणित बनाया जाता है या प्रश्न किसी व्यक्ति को दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, तो उनके द्वारा दी गई सूचनाओं को, चाहे वो संख्यात्मक हो, उसी संख्या को ही आधार मानकर गणित की संक्रिया की जाती है। अब हमने बहुत सारी चीजों को देखा है, जैसे एक व्यक्ति 4000 रुपये कमाता है और 2000 रुपये खर्च कर दिया, ये उनकी आय है और उसका खर्च है। तो यहाँ पर जो सूचनाएं हैं हमको पहले से प्रदत्त है, और इसी सूचनाओं को संख्यात्मक रूप से समझ करके ही, इन्हीं को आधार मान करके उत्तर निकालते हैं। इतना आय है तो इतना खर्च है, तो बचेगा कितना, जितना बचेगा वो उसका बचत है। तो इस प्रकार से गणित का नेचर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये अन्य विषय को भी क्या करता है, सीखने सिखाने में मदद करता है। अगर गणित नहीं होता तो फिजिक्स नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी गणितीय संख्याएं होती हैं, केमिस्ट्री नहीं होती, उसके साथ साथ बायोलॉजी चीजें नहीं होती, या अन्य विषय का भी हम अध्ययन अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। अब आगे क्या कहता है, इस तरह से इतने सारे बिंदुओं पर हम क्या करते हैं, इस पर निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में गणित की जो संरचना है या गणित जो बनाया गया होगा, गणित जो बताया जाता है, उसकी प्रकृति की आधारशिला है अन्य विषय के बजाय ज्यादा सुदृढ़ है। आप कला का उपयोग या समाजशास्त्र या राजनीति शास्त्र का उपयोग गणित में नहीं करते, लेकिन गणित का उपयोग हर जगह पर करते हैं। इसलिए किसी भी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में, विद्यालय शिक्षा में निश्चित रूप से गणित का ज्ञान बच्चों में निश्चित रूप से डालना हमको आवश्यक है, और यही हमारे लिए पूरे विषय का एक क्या है, सिंहद्वार है या फिर की फैक्टर है। जिस तरीके से अभी बात की जा रही है कि गणित कौन कौन से क्षेत्र में काम करता है, तो एक ओवरव्यू ध्यान रखेंगे कि गणित जो है अपने क्षेत्र में तो काम करता ही है। अपने क्षेत्र का मतलब गणितीय संक्रियाएं होती ही हैं, उसके साथ साथ क्या चीजें हैं, जितने भी गणित के आधार हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग साधारण ब्याज से लेकर के सब चीजें, ये किसमें आती हैं, गणित के आधारित गणित, इस क्षेत्र में गणित संक्रियाएं होती हैं। दूसरा, गणित और कहाँ कहाँ होता है, बीज गणित निकालने पे इनका उपयोग किया जाता है। ज्यामिति, किसी का घर बन रहा है, किसी का मकान बन रहा है, तो इंजीनियर क्या करते हैं, इसी ज्यामिति रचनाओं को लेकर के मकान स्ट्रक्चर करता है। विश्लेषण करते हैं, किसी अंक के संक्रियाओं के या वैज्ञानिक शोधों पर हम लोग रिसर्च करते हैं, तो विश्लेषण के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, इस सब में अंतरिक्ष ज्ञान में हम लोगों ने ये देखा कि इतने दूर जाने पर, यहाँ से इतने दूर जाने पर इतने गति लगेगी, इतना इस क्षेत्र का ये कवर करेगा। तो ये चीजें क्या हो रही थी, यहाँ गणित रूप से विश्लेषण की जा रही थी, कैलकुलेशन की जा रही थी कि समय के हिसाब से दूरी और दूरी के हिसाब से समय कैसा होगा। सांख्यिकी,
बैंकिंग क्षेत्र से लेकर के सभी क्षेत्रों में पैसे को लेकर के या उनके कैलकुलेशन को लेकर के या किसी आंकड़े को, जो बहुत बड़े बड़े आंकड़े होते हैं, उसमें भी गणित क्या करता है, मुख्य रूप से काम करता है। और फिजिक्स के लिए तो गणित काम करता ही है। एक एल्गोरिदम आता है। एल्गोरिदम क्या होता है, कोई भी निशान है, एल्गोरिदम आप लोग समझते होंगे। एल्गोरिदम का मतलब होता है एक साइन या प्रतीक चिन्हों के माध्यम से धीरे 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 हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं अपने माइंड का। तो एल्गोरिदम बोले या प्रतीक चिन्ह बोले, ये कब काम आता है? जैसे हम लोग समझे, एल्गोरिदम से बच्चों में सूत्र ज्ञान, तर्क शक्ति और समझ का विकास होता है। जैसे एक कंप्यूटर में एल्गोरिदम का आता था, हम लोग कैसे सेटअप करते थे, लॉग एक शब्द से एक उतरते जाते थे, वैसे ही एल्गोरिदम हमारे लिए या एक कॉन्सेप्चुअल रूप से, प्रतीकात्मक रूप से हमारे लिए क्या करता है, काम करता है। आप लोगों ने पहली कक्षा में देखा होगा, या एक स्लेट होता था, स्लेट में एक बिंदी, दो, तीन ऐसे, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, अबेकस। ये भी हमको मदद करता था। तो गणितीय संख्याओं को सीखने समझने में जो प्रतीकात्मक चिन्ह होते हैं, चिन्हों के माध्यम से सिखाया पढ़ाया जाता है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चे और तेजी से और सरल ढंग से सीख सकते हैं। अर्थात यह एक शक्तिशाली संचार का माध्यम होता है। ये आपको सीजी टेट में आया हुआ था, एल्गोरिदम और प्रतीक चिन्ह का उपयोग। तो एल्गोरिदम क्या करेगा, हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा। उसके साथ साथ ये हमको क्या बनाता है, मशीनी बनाता है। मतलब प्रतीकों के माध्यम से हम लोग गणित के नियम को सीखते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। गणित के गुण, गणित के नेचर को समझ गए, लेकिन गणित के गुण क्या है? गणित को अपनी शुद्धता और सत्यता के लिए जाना जाता है। स्पष्ट हो गया कि गणित का क्या है मानक, कि गणित कभी भी गलत नहीं होता। ये आपसे हो सकती है, लेकिन गणित अपने कॉन्सेप्ट में कभी गलत नहीं होता। एक अंक से गुणा करना गणितीय विधि है तथा गणितीय संकल्पनाएं हैं। उसके साथ साथ जब बच्चों की बात आएगी तो अमूर्त संकल्पना को लेकर, अभी मैं जिसको बात आपको बता रहा था, इसको ध्यान से समझिएगा। अमूर्त संकल्पना मतलब अपने मन में जो सोचने वाली संकल्पना है, प्राथमिक स्तर पर नहीं दिया जाना चाहिए। बच्चों को जब पढ़ाया जा रहा हो बैठा करके, तो आप उसको किस रूप में दें? उसको ये मत बोले कि 16 और 14 का गुणा करिए, मौखिक रूप से ना बोले। उनको ये बताइए कि 6 वस्तुएं दे दीजिए, फिर 4 वस्तुएं दे दीजिए, अब उसको गिनने कहिए, उसके बाद वो गिनेगा। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? मूर्त कॉन्सेप्ट। आप बच्चों को, फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को बोल रहे हैं कि 6 + 4 करके बताइए, तो ऐसे चीजें प्राथमिक स्तर पर नहीं की जानी चाहिए। साथ ही प्रयोग या जो स्वयं सिद्ध होते हैं उसे भी नहीं कराया जाना चाहिए। बहुत बड़े बड़े प्रायोगिक चीजों को हम लोगों को नहीं देना चाहिए। पहली सुलझाने, हाँ ये यहाँ से शुरू है। जो भी चीजें होती हैं अगर प्रयोग कराने हैं तो पहली सुलझाने जैसे चीजों को प्राथमिक स्तर पर प्रयोग करना चाहिए। जितने सारे हो सके बच्चों को पजल, जिसको हम लोग बोलते हैं, पजल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जो आसान होता है। अब इसको पाठ्यचर्या या सिलेबस को लेकर के गणित क्या कहता है? गणितीय जो पाठ्यचर्या होती है, तो पाठ्यचर्या का क्या मतलब है? स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, स्कूल के अंदर की जाने वाली गतिविधि और स्कूल के बाहर की जाने वाली गतिविधि को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरिकुलम या पाठ्यचर्या। तो गणित की पाठ्यचर्या जब बनाते हैं तो शुरुआत तो स्कूल से ही होता है। तो इसकी पाठ्यचर्या जब बने तो हमारे लिए क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए और बहुत ही स्पष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। बच्चों के स्तर के हिसाब से धीरे 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 गणितीय अवधारणाओं को सीखने में उनका होना चाहिए, ताकि वो चीजों को क्या कर सके? लॉजिकल रूप से कैलकुलेशन कर सके। साथ ही साथ महत्वाकांक्षी स्वरूप की भी होनी चाहिए। महत्वाकांक्षी स्वरूप का मतलब होता है कि वो जब वो सीखे गणित को, तो जब वो गणित को सीखता है तो अपने दैनिक जीवन में या जीवन के आने वाले समय पे उसको उपयोग कर सके। इस आकांक्षा से वो क्या करे? गणित को सीखे। सिलेबस को बनाने वाली बात है तो गणित के विचारों में सबसे आधुनिक और नए नए विकास को सिलेबस में शामिल करना चाहिए। पुराने परंपरागत ढंग के गणितों को बदल करके आज के समय में किस रूप में पजल्स वाले जो गणित आज के समय में बुक्स में मिलते हैं उसको महत्व दिया जाना चाहिए। तो गणित पाठ्यचर्या को लेकर भी मैं इस टॉपिक को डाल दिया हूँ।
उसके बाद जिसकी बात की जा रही थी सोपान क्रम संरचना, ये सबसे अंतिम टॉपिक है। जब बच्चों को गणित की प्रकृति की बात आएगी या गणित को सिखाने की बात आएगी, अभी गणित के रूप में कैसे बच्चे सोचते हैं इस पर हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी तो नेचर की ही बात कर रहे हैं। तो बच्चों को गणित सिखाते समय या मूर्त वस्तुओं और पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचारों को सिखाना शामिल होना चाहिए। ये चीज आप लोग समझ ही गए थे। बच्चों को गणित सिखाते समय, इसको बड़ा कर देता हूँ आपको ताकि दिख जाए अच्छे से। बच्चों को गणित सिखाते समय सबसे पहले मूर्त चीजों को पहले दिखाएं। उनसे जानकारी जब मिलती है तो बच्चों को अमूर्त विचारों को सिखाना चाहिए ताकि बच्चों में उसकी अवधारणा का विकास हो सके। और उसके साथ साथ जब बच्चे क्या करें, बच्चों को गणित सिखाया जाए तो क्रमशः सरल चीजों को प्रक्रिया में एक सिस्टमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से सिखाएं। कॉन्सेप्ट को जब हम लोग सोपान के रूप में एक स्टेप बाय स्टेप के रूप में हम सिखाते हैं तो निश्चित रूप से एक बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर आती है। जैसे गणित का जो सोपान क्रम होता है वो इस रूप में समझा जा सकता है। सबसे पहले प्राकृत संख्या सिखाएं। प्राकृत संख्या मतलब एक से शुरू होने वाली संख्याएं। उसके बाद पूर्ण संख्या का ज्ञान, मतलब जीरो भी आता है भाई, ये दिखाएं। उसके बाद पूर्णांक संख्या मतलब माइनस माइनस और प्लस प्लस, पहले 1 2 3 सीख गया, उसके बाद जीरो का कॉन्सेप्ट सीख गया यहाँ, उसके बाद माइनस प्लस सीख गया, फिर परिमेय संख्या सीख गई, है ना, उसके बाद अपरिमेय संख्या सीख गए। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे लाया जाए तो हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक था गणित का प्रकृति, तो गणित की प्रकृति को 17 से 18 उसकी प्रकृति है, उसको ध्यान रखेंगे। हम लोग आगे गणित के बारे में जो नजरिया है उस पर चर्चा करेंगे और उसका वीडियो भी आपको प्रदान कर दिया जाएगा।